ठीक है, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ट्रांजिस्टर बायसिंग। ठीक है, इस पर हम लोग बात करेंगे। पिछले क्लासेस में हमने आपको रीजन्स के बारे में बता दिया था कि एक ट्रांजिस्टर कितने रीजन में काम करता है और क्या उसका परफॉर्मेंस होता है, कैसे वो एक्टिव रीजन में एम्पलीफायर की तरह कार्य करता है और कैसे सैचुरेशन और कट ऑफ रीजन का प्रयोग करके एक स्विच की तरीके से कैसे काम करता है, ये हमने आपको बताया था। हम ट्रांजिस्टर बायसिंग के बारे में पढ़ें उससे पहले हम लोग जानेंगे कि एम्पलीफिकेशन कितने टाइप्स के, मतलब मेन आपका जो एम्पलीफिकेशन है, फेथफुल एम्पलीफिकेशन जिसको हम लोग बोलते हैं, वो क्या होता है, बायसिंग की ज़रूरत क्या है। जब आप फेथफुल एम्पलीफिकेशन जान जाएंगे तो फिर आपको बायसिंग का अच्छा आइडिया लग जाएगा कि बायसिंग क्या है। ठीक है, बायसिंग क्यों करते हैं। तो सबसे बेसिक पॉइंट तो आपको ये जानना चाहिए कि फेथफुल या एक अच्छा एम्पलीफिकेशन क्या होता है। तो आप कहेंगे फेथफुल एम्पलीफिकेशन। फेथफुल एम्पलीफिकेशन क्या होता है। तो पहली बात तो आप ये समझिए एम्पलीफिकेशन क्या होता है। हमारे पास कोई भी ट्रांजिस्टर, यहाँ पे हमारे पास हम मान लेते हैं एक ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर है। एम्पलीफायर हमने मान लिया, हमने एक ब्लॉक डायग्राम बना दिया। एम्पलीफायर पे हम यहाँ कोई इनपुट सिग्नल देंगे, आउटपुट पे ये एम्पलीफाई होकर के मिलेगा। मतलब यहाँ हम इनपुट सिग्नल देंगे। अब ध्यान दीजिएगा, इनपुट सिग्नल जो हमारा होगा ये वीक होगा। कैसा होगा, यहाँ पे वीक होगा, और इसकी स्ट्रेंथ को यहाँ पे आउटपुट साइड पे क्या बना दिया जाएगा, बढ़ा दिया जाएगा। मतलब किसी भी एम्पलीफायर के थ्रू अगर किसी वीक सिग्नल को आप पास करेंगे तो आउटपुट पे जा करके वो क्या हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा, स्ट्रेंथ उसकी बढ़ जाएगी। तो एम्पलीफायर का काम होता है किसी भी वीक सिग्नल को स्ट्रेंथ कर देना, उसको स्ट्रेंथ को बढ़ा देना, एम्पलीफाई कर देना। बट ये फेथफुल जुड़ने का क्या मतलब है, फेथफुल जब जुड़ गया तो इसका क्या मतलब है। फेथफुल का सीधा सा मतलब यहाँ समझिएगा, एम्पलीफिकेशन जब हो रहा है तो एम्पलीफिकेशन के दौरान जो शेप है किसका, वेवफॉर्म का, मतलब जो वेवफॉर्म का शेप है उसमें किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं आना चाहिए। मतलब सेम टू सेम, जैसा शेप आपका इनपुट पे वैसा ही शेप आउटपुट पे मिल रहा है, सिर्फ सिग्नल की स्ट्रेंथ बढ़ जा रही है, सिग्नल की स्ट्रेंथ बढ़ जा रही है। तो इसको बोलते हैं फेथफुल एम्पलीफिकेशन। ठीक है, अब ये फेथफुल एम्पलीफिकेशन हो किसी ट्रांजिस्टर में, इसके लिए क्या क्या चीज़ें आवश्यक हैं। किसी भी ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर द्वारा, आपको पता है कि ट्रांजिस्टर कॉमन एमीटर मोड में सबसे ज़्यादा एम्पलीफायर के तरीके से यूज़ किया जाता है। एक ट्रांजिस्टर किस मोड में, ट्रांजिस्टर सीई मोड में, किस मोड में, सीई मोड में एज एन एम्पलीफायर यूज होता है। एम्पलीफायर रीजन कौन सा होता है, एक्टिव रीजन। एक्टिव रीजन में एक अच्छा एम्पलीफायर तभी होता है जब इसका क्यू पॉइंट एक्टिव और कट ऑफ, जो आपका सेचुरेशन और कट ऑफ रीजन है, मिड पॉइंट में हो। कहाँ हो, मिड पॉइंट पर हो। एक्टिव रीजन आपका क्या होना चाहिए, मतलब क्यू पॉइंट आपका जो होना चाहिए एक्टिव रीजन के मिड में हो। ठीक है ना, तभी हमारा एक अच्छा एम्पलीफायर माना जाता है। तो अगर हम बात करें इसके लिए क्या क्या चीज़ें आवश्यक होती हैं, तो इसके लिए सबसे पहला जो कंडीशन होता है वो आपका जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट होना चाहिए। मतलब प्रॉपर, पहला कंडीशन होता है प्रॉपर जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट। जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट होना चाहिए, पहली बात। ठीक है, जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट पता है क्या होता है। मैंने आपको पिछली भी क्लास में मैंने जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट पढ़ाया था। मैंने आपको बताया था कि हमारे पास एक ट्रांजिस्टर जब कॉमन एमीटर मोड में एज एम्पलीफायर वर्क करता है तो हमारे पास क्या होता है, हम यहाँ पे एक इनपुट देते हैं, मतलब यहाँ पे एक डीसी बायस बैटरी लगाते हैं, वीबीबी लगाते हैं ना, एक बैटरी यहाँ लगी होती है। तो हमने आपको बताया था कि जब ट्रांजिस्टर के बेस पर कोई सिग्नल, यहाँ बेस एमीटर के बीच में कोई सिग्नल अप्लाई नहीं कर रहे होंगे, उस समय जो इस बायसिंग बैटरी की वजह से जो हमारी कलेक्टर करंट फ्लो होती है उसको बोला जाता है नो सिग्नल कलेक्टर करंट या जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट। मतलब यहाँ पे आपने इनपुट एम्पलीफिकेशन के लिए कोई भी इनपुट या सिग्नल कोई अप्लाई नहीं कर रखा है। पॉइंट क्लियर है। अगला पॉइंट इसमें होता है मिनिमम प्रॉपर बेस एमीटर वोल्टेज। दूसरा है मिनिमम प्रॉपर बेस एमीटर मतलब VBE वोल्टेज एट एनी इंस्टेंट तीसरा आपका होता है मिनिमम प्रॉपर एमीटर कलेक्टर वोल्टेज। कौन सा, एमीटर कलेक्टर वोल्टेज एट एनी इंस्टेंट। इसका क्या मतलब है,
आपका VBE जो होता है बच्चों, या आपका VCE जो होता है, ये आपका एक इंस्टेंट पे पर्टिकुलर इसकी वैल्यू होनी चाहिए, उससे कम नहीं होनी चाहिए। उससे कम नहीं होनी चाहिए मतलब कितना होना चाहिए? जर्मेनियम के लिए आपका 0.5 और सिलिकॉन के लिए आपका 0.7 या 1 वोल्ट तक आपका आप देखेंगे तो ये होता है, ठीक है ना। ये वोल्टेज जितना होना चाहिए, अगर इससे कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? अगर इससे कम होगा तो प्रॉब्लम क्या आएगी? अगर VB इससे कम हो जाएगा या VC इससे कम हो जाएगा जर्मेनियम या सिलिकॉन के लिए, तो आपका जो जंक्शन हमने आपको बताया है कि एक ट्रांजिस्टर एज ए एम्पलीफायर काम करे, इसके लिए एमीटर जंक्शन हमेशा फॉरवर्ड और कलेक्टर जंक्शन हमेशा क्या होना चाहिए? रिवर्स में होना चाहिए। तो इसको फॉरवर्ड और इसको रिवर्स में मेंटेन करने के लिए मिनिमम इतना वोल्टेज रिक्वायर्ड होता है। अगर इससे कम वोल्टेज देंगे तो आपका क्या होगा? ट्रांजिस्टर का जंक्शन फॉरवर्ड और रिवर्स जो एक स्टेबिलिटी के लिए जो जरूरी होता है वो नहीं रह पाएगा। बात क्लियर है? इतना कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? देखिए, तो हमारा जो ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर है, फेथफुल एम्पलीफायर क्या होता है? एक ऐसा एम्पलीफायर जिसके इनपुट पर हम कोई भी सिग्नल दें, वो वीक सिग्नल दे वो स्ट्रांग हो जाए, मतलब स्ट्रेंथ उसका बढ़ जाए, विदाउट चेंजिंग इन द शेप ऑफ वेव फॉर्म, मतलब वेव फॉर्म के शेप में कोई भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे आपको देखने को मिला कि इसके लिए और क्या क्या पॉइंट्स, ये 2-3 पॉइंट्स जो आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद ट्रांजिस्टर अगर बायसिंग की बात करें, ट्रांजिस्टर बायसिंग क्या होता है, ये तो पॉइंट समझ में आ गया। अब ये पॉइंट हमारा प्रॉपर मेंटेन रहे, इसके लिए हम ट्रांजिस्टर बायसिंग करते हैं, या आप सीधे इसको कई तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि व्हाट इज द ट्रांजिस्टर बायसिंग। सबसे सिंपल सा आपका डेफिनेशन होता है ट्रांजिस्टर बायसिंग का, आप बोल दो कि Q पॉइंट को एक्टिव रीजन के मिड पॉइंट में, मतलब बीचों बीच स्थिर रखने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाती है उसे हम बोलते हैं ट्रांजिस्टर की बायसिंग। अब इसके लिए हम क्या करते हैं? एक्स्ट्रा सोर्स लगाते हैं या हम लोग कंपोनेंट्स लगाते हैं, तो आगे हम लोग देखेंगे। बायसिंग हमारी डिफरेंट टाइप्स की होती है। हम लोग प्रयास ये करते हैं सोर्स ज़्यादा नहीं लगाते हैं। क्वेश्चन भी इस पर बनता है, बहुत अच्छा प्रश्न बनता है कि बायसिंग के लिए हम लोग डायरेक्टली बैटरी लगा के बायस क्यों नहीं कर देते हैं? बैटरी ना लगा करके हम कंपोनेंट लगा के बायसिंग क्यों करते हैं? कंपोनेंट लगा के बायसिंग करना क्यों जरूरी होता है कंपेयर टू बैटरी के? बैटरी से भी हम बायसिंग कर सकते हैं। भाई हमें Q पॉइंट को अगर बीचों बीच में रखना है तो आपको कौन सी 2 क्वांटिटी मैनेज करनी है? 2 क्वांटिटी आपको बहुत ध्यान देना होगा। एक कलेक्टर करंट Q पॉइंट इन्हीं के बीच में आता है ना, एक कलेक्टर करंट, एक कलेक्टर एमीटर वोल्टेज जो आपका होता है, इसी के बीच में लोड लाइन होता है, यहीं कहीं Q पॉइंट होता है। अगर IC में परिवर्तन आए और VCE में परिवर्तन आए तो आपको देखने को क्या मिलेगा? Q पॉइंट चेंज हो रहा है, ठीक है। ये हो गया। अभी कौन कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं, अभी मैं सबकी बात करूंगा, बट आपको क्या करना है, आप बायसिंग जब भी कभी डिफाइन करना हो तो आप सिंपल एक टर्म में बोल सकते हैं कि बायसिंग का मतलब है Q पॉइंट को एक्टिव रीजन के बीचों बीच स्टेबलाइज करने के लिए हम जो विधियां यूज करते हैं वो बायसिंग होती है। एक तो सिंपल सा डेफिनेशन ही हो गया। दूसरा तरीका आप कह सकते हैं कि प्रॉपर फ्लो ऑफ जीरो सिग्नल करेंट, ठीक है ना। ट्रांजिस्टर के अंदर प्रॉपर फ्लो ऑफ जीरो सिग्नल करंट को हमें मेंटेन करने के लिए जो भी हम इसमें विधियां यूज कर रहे हैं वो हमारा क्या हो जाएगा? बायसिंग, ट्रांजिस्टर की बायसिंग कहलाएगा। कहने का सेंस, आप कहेंगे सर अगर हम सप्लाई नहीं देते हैं, अगर हम ट्रांजिस्टर में सप्लाई नहीं देते हैं तो प्रॉपर इसमें जीरो सिग्नल करंट तो फ्लो ही होता है, तो इसमें बायसिंग की क्या जरूरत है? जब भी हम कभी ट्रांजिस्टर के क्रॉस कोई हम AC सिग्नल एम्पलीफिकेशन के लिए यूज करेंगे तो ट्रांजिस्टर में जो जीरो सिग्नल करंट है वो प्रभावित होता है। कैसे प्रभावित होता है? टेम्परेचर की वजह से। टेम्परेचर की वजह से क्यों प्रभावित होता है अभी आगे हम डिस्कस करते हैं, सारे पॉइंट्स को हम बताते हैं। तो जब हम कोई एक्सटर्नल सिग्नल एम्पलीफिकेशन के लिए एक ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर को अप्लाई करें, प्रदान करें, तो उस टाइम पर किसी भी प्रकार का जीरो सिग्नल करंट में कोई भी परिवर्तन नहीं आना चाहिए। मतलब जब हमने एक्सटर्नल सिग्नल ये एम्पलीफिकेशन के लिए सिग्नल दे रखा है उस टाइम पे नहीं आना चाहिए। नहीं तो जब DC बायसिंग सिर्फ होती है जब हमने सप्लाई बेसिक दे रखी होती है ट्रांजिस्टर को, VBB होता है और VCC जब दिए होते हैं तो उस टाइम पे तो ऑब्वियसली ज़्यादा फ्लक्चुएशंस नहीं आते हैं। लेकिन जैसे ही हम सिग्नल देते हैं तो प्रॉब्लम इस टाइम पे होती है। इस टाइम पे Q पॉइंट ऊपर नीचे भागना शुरू हो जाता है, कलेक्टर करंट बढ़ता है, उसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ता है, और टेम्परेचर बढ़ता है तो टेम्परेचर सबसे खतरनाक होता है ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर में या कहीं पे इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस में लीकेज करंट को बढ़ाने में। मैंने आपको बताया था कि ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर हो या ट्रांजिस्टर या सेमीकंडक्टर की डिवाइस से कोई भी हो, जब आप उसमें PN जंक्शन डायोड मैंने पढ़ाया था तो वहाँ पे लीकेज करंट के बारे में मैंने बताया था। क्या बताया था उसमें? कि टेम्परेचर बढ़ने से, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ने से किस तरीके से करंट इंक्रीज हो जाता है। बात समझ में आ रहा है ना?
तो ये चीज़ आप वहाँ पे ध्यान देंगे कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा मेजरली इफेक्ट करता है, और स्पेशली रिवर्स करंट पर, लीकेज करंट जो आपकी होती है ना, जो रिवर्स बायस में सैचुरेशन करंट या लीकेज करंट जो फ्लो होती है। तो ये बात हमारी हो गई। ट्रांजिस्टर बायसिंग को अगर डिफाइन करना हो तो आप क्या बोलेंगे भाई? मिड में मेंटेन करने के लिए जो भी विधियां हम यूज करते हैं उसको हम बायसिंग बोलते हैं, ठीक है। दूसरा तरीका आप कह सकते हैं जीरो सिग्नल करंट कंटिन्यूअस मेंटेन रहे ट्रांजिस्टर के अंदर जब हम एक एक्सटर्नल सिग्नल अप्लाई करें। जीरो सिग्नल करंट कंटिन्यूअस मेंटेन रहे जब हम एक्सटर्नल सिग्नल अप्लाई करें, उस टाइम पे भी मेंटेन रहे, या मेंटेन करने के लिए जीरो सिग्नल करंट को मेंटेन करने के लिए जब हम कोई एम्पलीफिकेशन के लिए सिग्नल अप्लाई कर रहे हैं, उस टाइम पर जो विधियां हम लोग यूज करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांजिस्टर की बायसिंग बोलते हैं। बात क्लियर है? ठीक है। अब अगर हम लोग देखिए, इसको सीधा सा मतलब आप ये समझिए कि डिस्टर्बेंस नहीं आ रहा है, मतलब डिस्टर्बेंस को रिड्यूस करने के लिए हम जो भी मेथड यूज कर रहे हैं वो बायसिंग है हमारा। तो अगर हम लोग बात करें ट्रांजिस्टर बायसिंग की, तो उसमें प्रॉपर जीरो सिग्नल, मिनिमम प्रॉपर बेस एमीटर वोल्टेज, ये सारे पॉइंट्स हमें उसमें डिस्कस करना होता है। अगर हम स्टेबलाइजेशन की बात करें, स्टेबलाइजेशन क्या होता है, कैसे समझेंगे स्टेबलाइजेशन को, तो मैं स्टेबलाइजेशन पहले आपको समझा दूं, फिर उसके बाद जो है बात करते हैं। स्टेबलाइजेशन क्या होगा? हेडिंग है अगला स्टेबलाइजेशन। ठीक है ना। स्टेबलाइजेशन की आवश्यकता क्यों होती है, पहली बात, और प्रॉब्लम क्या होता है, स्टेबलाइजेशन कहते किसे हैं? देखिए बहुत सिंपल सी बात है, हमने आपको बताया कि बायसिंग हम क्यों करते हैं, क्यू पॉइंट को स्थिर करने के लिए, उसको हम लोग और क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग पॉइंट बोलते हैं, ठीक है ना। अब हम दूसरे शब्दों में इसी को हम स्टेबलाइजेशन कह सकते हैं। स्टेबलाइजेशन क्या होता है? टू मेंटेन द क्यू पॉइंट इंडिपेंडेंट ऑन द टेम्परेचर, है ना, एंड एनी अदर पैरामीटर ऑफ द ट्रांजिस्टर। मैं इसको साधारण शब्दों में बताता हूँ, एकदम सिंपल समझने का प्रयास करिए। क्यू पॉइंट होता है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग पॉइंट। इसी को हम बोलते हैं क्वाइसेंट पॉइंट, शांत बिंदु जिसको आप बोलते हैं। अब ये जो क्यू पॉइंट होता है, इसको हमें किसी भी तरीके से ऐसा बना देना है कि इसके ऊपर टेम्परेचर का इफेक्ट ना पड़े, इसके ऊपर ट्रांजिस्टर के किसी पैरामीटर का इफेक्ट ना पड़े। तो फिर आप पूछेंगे सर क्या आप कहना चाह रहे हैं कि ऐसा कुछ होता है क्या पहले से शुरुआत में? अगर हम बायसिंग ना प्रोवाइड करें तो क्या टेम्परेचर बढ़ने घटने से या ट्रांजिस्टर पैरामीटर चेंज होने से क्यू पॉइंट अफेक्ट होता है? बिल्कुल होता है। बात समझ में आ रहा है? क्यू पॉइंट आपका अफेक्ट होता है कैसे? मैं बताता हूं क्यू पॉइंट अफेक्ट कैसे होता है। जो आपका कलेक्टर करंट होता है ट्रांजिस्टर में, ठीक है, कलेक्टर करंट यहां पे हम लिखेंगे कलेक्टर करंट इन ट्रांजिस्टर चेंजेस किस वजह से चेंज होता है? नंबर एक, टेम्परेचर की वजह से। दूसरा, ड्यू टू ट्रांजिस्टर पैरामीटर से। आप कहेंगे सर इसका क्या मतलब? इसका मतलब है, पहले मैं आपको टेम्परेचर का मतलब समझा देता हूँ, फिर ट्रांजिस्टर पैरामीटर का मतलब समझाऊंगा। देखिए हमारे पास एक इक्वेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन होता है, IC इज इक्वल टू बीटा IB प्लस बीटा प्लस 1 ICBO। बात क्लियर है? ये एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन जो आपने शुरू से ही पढ़ा है। अब प्रॉब्लम क्या होती है, कलेक्टर करंट में चेंज कहाँ पे आता है? हमने कलेक्टर करंट पहले ही लिखा। कलेक्टर करंट में किस वजह से चेंज आता है? तो मैंने आपको बताया कलेक्टर करंट में दो चीज़ों की वजह से, एक मुख्य रूप से टेम्परेचर की वजह से चेंज आता है, दूसरा किसकी वजह से आता है? ट्रांजिस्टर पैरामीटर। आप कहेंगे सर व्हाट इज द ट्रांजिस्टर पैरामीटर? तो करंट एम्पलीफिकेशन इज द पैरामीटर ऑफ ट्रांजिस्टर। आप कहेंगे सर तो आप इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करिए, हम समझ नहीं पा रहे हैं। ये जो बीटा होता है बच्चों, ये कॉमन एमीटर मोड में क्या होता है? करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर। इसको हम क्या लिखते हैं? IC अपान IB लिखते हैं ना। तो ये करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर, ये ट्रांजिस्टर का एक पैरामीटर ही हुआ ना। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 20 से
500 तक ये हो सकता है, 20 से 500 तक हो सकता है। लेकिन क्या आप मुझे बताएंगे कि अगर हम कभी भी किसी भी सिस्टम में हमने ट्रांजिस्टर यूज कर रखा है, एम्पलीफायर हमने बना रखा है, और गलती से कोई एक ट्रांजिस्टर डैमेज हो गया या किसी कारण से हमें एक ट्रांजिस्टर हटा करके उसकी जगह पर कोई दूसरा नया ट्रांजिस्टर ला के लगाना है, तो आप क्या गारंटी दे सकते हैं कि बीटा उसके लिए सेम होगा? मान लीजिए पहले वाले में बीटा 50 था, तो दूसरा हमने बीटा अगर लिया, अगर हमने दूसरा हमने ट्रांजिस्टर उसको रिप्लेस किया, तो क्या ट्रांजिस्टर की वैल्यू सेम, बीटा की वैल्यू सेम होगी दोनों ट्रांजिस्टर की? कभी नहीं सेम होगी। अगर एक का 50 है तो एक का हो सकता है 49.9 हो, एक का 49 हो सकता है, 50.1 हो सकता है, 50.5 हो सकता है। बात क्लियर है? मीन्स कभी भी वैल्यू आपकी जरूरी नहीं है कि सेम हो। तो अब इससे बचने के लिए हम लोग क्या करेंगे? अब सवाल ये आता है कि सर ऐसा क्यों होता है, ये सेम नहीं क्यों होता है? क्योंकि आपका ट्रांजिस्टर जो है इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है, सेमीकंडक्टर से बनाया जाता है। इसकी जो बनाने की प्रोसेस है इतना एडवांस नहीं है, इतना डेवलप नहीं है। तो जब भी हम ट्रांजिस्टर्स, इतने माइनोर डिवाइस जब हम बनाते हैं, तो थोड़ा बहुत चेंज तो आ ही जाता है। आप कभी भी देखिए, कभी आप दो बड़े बड़े इलेक्ट्रिकल डिवाइस लेकर के आइए, तो वो दोनों बिल्कुल हर चीज़ के मामले में इफिशियंटली सेम नहीं होते हैं। थोड़ा बहुत तो डिफरेंस आपको देखने को मिल ही जाता है। तो आप सोच के देखिए, ट्रांजिस्टर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है जिसकी टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा डेवलप भी नहीं है, और अगर आप उसको कभी भी परचेज करते हैं, एक के अलावा दूसरा जब आप चेंज करते हैं तो चेंज हो जाता है। मतलब आपका बीटा क्या होता है? बीटा सिंपली चेंज होता है। बीटा क्या होता है? चेंज होता है। टेम्परेचर चेंज होता है, बीटा चेंज होता है। तो बीटा चेंज होने से आप देखो, अगर बीटा यहाँ चेंज हुआ तो आईसी यहाँ चेंज होगा कि नहीं चेंज होगा? भाई बीटा चेंज होने से आईसी आपका चेंज होगा, ठीक है ना? अब टेम्परेचर से आईसी कैसे चेंज होगा, तो आप ध्यान से समझिएगा। ये मैं ग्राफ बनाने जा रहा हूँ, इसको समझिए। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है, लीकेज करंट बढ़ती है। क्या बढ़ता है? लीकेज करंट जब आपका बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ने से लीकेज करंट, और लीकेज करंट जब बढ़ेगा आपका, तो कलेक्टर करंट बढ़ेगा। बढ़ेगा ना? आप देखिए, लीकेज करंट बढ़ा, यहाँ प्लस हो रहा है ना, कलेक्टर करंट बढ़ा। अब अगर आपका कलेक्टर करंट बढ़ रहा है बच्चों, तो बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कि कलेक्टर करंट बढ़ेगा तो ट्रांजिस्टर में और पावर लॉस होगा। P इज इक्वल टू क्या होता है? VC/IC, कलेक्टर के क्रॉस का वोल्टेज और ये पावर उसका। बात समझ रहे हैं? और पावर उसमें लॉस होगा, मतलब पावर और बढ़ेगा। तो जब कलेक्टर पे और पावर बढ़ेगा, कलेक्टर करंट बढ़ेगी, तो टेम्परेचर हमारा और बढ़ेगा। और जब टेम्परेचर हमारा ज़्यादा बढ़ेगा तो फिर से यही प्रक्रिया कंटिन्यूअस चलती रहेगी। ये कम्युलेटिव प्रोसेस हो गया। अब ऐसा होने से क्या होगा, एक टाइम पे ट्रांजिस्टर जो आपका होता है बर्न आउट हो जाता है। उसको हम बोलते हैं थर्मल रनअवे। क्या बोलते हैं? थर्मल रनअवे। ये अभी आगे आपका जो है टॉपिक आएगा, थर्मल रनअवे। तो आपका कह सकते हैं इसका जो है ट्रांजिस्टर में ये टेम्परेचर का ये जो कम्युलेटिव प्रोसेस हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ा, लीकेज करंट बढ़ी, लीकेज करंट के बाद कलेक्टर करंट बढ़ने से पावर बढ़ा, और पावर बढ़ने से फिर आपका टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो ये जो प्रक्रिया हमारी कंटिन्यूअस रिपीट होगी, तो ट्रांजिस्टर में थर्मल रनअवे आ जाएगा। थर्मल रनअवे का मतलब बर्न आउट हो जाएगा ट्रांजिस्टर, ठीक है? तो अब इससे बचने के लिए, अब आपको पता है कि अगर कलेक्टर करंट चेंज हो रहा है तो कहीं ना कहीं हमारा क्यू पॉइंट अफेक्ट होगा, क्योंकि क्यू पॉइंट आपका होता ही कलेक्टर करंट और VCE के बीच में। बात समझ रहे हैं ना? तो IC और VCE की वजह से ये चेंज ही होने वाला है। तो ये बात आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि थर्मल रनअवे अगर आएगा तो ये सारी प्रॉब्लम इसमें देखने को मिलेगी। अब आप टेम्परेचर को कम करने के लिए सिस्टम में हीट सिंक वगैरह का यूज़ करते हैं, हीट सिंक लगाते हैं। ट्रांजिस्टर, कोई भी आप एम्पलीफायर ले लीजिए, कोई भी आप इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस ले लीजिए, वहाँ पे हीट सिंक जरूर आप लगाते हैं, जहाँ पे आपको लगता है कि टेम्परेचर से स्टेबिलिटी पे खतरा है। बात समझ में आ रहा है? तो हमें क्या करना है यहाँ पे, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट। ये सारी प्रॉब्लम जो जब टेम्परेचर चेंज हो रहा है, पैरामीटर चेंज हो रहा है ट्रांजिस्टर का, इन दोनों की वजह से जो भी इफेक्ट आ रहा है, जिसकी वजह से हमारा क्यू पॉइंट शिफ्ट हो रहा है, उसको हमें एक्टिव रीजन के बीचों बीच रखने के लिए जो भी हम विधियाँ यूज़ करेंगे उसको हम बोलते हैं ट्रांजिस्टर की बायसिंग। और ट्रांजिस्टर की बायसिंग हमने अभी बीच में चर्चा किया है कि कंपोनेंट लगा के करते हैं, ना कि बैटरी। आप पूछेंगे सर बैटरी लगा के क्यों नहीं कर सकते हैं? बैटरी लगा के ट्रांजिस्टर की बायसिंग इसलिए नहीं करते हैं कि बैटरी जब खत्म हो जाएगी तो बार बार रिप्लेस करनी पड़ेगी ना बैटरी, तो हम कंपोनेंट लगा के करते हैं। कहेंगे सर बायसिंग में आखिर होता क्या है, आप हमें ज़रा ये बताइए। देखिए बायसिंग का बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है? बायसिंग का सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या है
कि जब बेस करंट बढ़ रही है तो हमें एनी हाउ बेस करंट को लिमिट करना है, कलेक्टर करंट बढ़ रही है तो हमें कलेक्टर करंट को लिमिट करना है। अगर हमारा कभी भी लीकेज करंट बढ़ रही है तो लीकेज करंट को हमें लिमिट करना है। तो अगर हम इसको लिमिट करना है हमें, तो कैसे कर सकते हैं? रेजिस्टेंस लगा के, ठीक है ना, रेजिस्टेंस लगा के, और जो भी इसमें बायसिंग वोल्टेजेस यूज किए गए हैं उनको आपस में मैनेज करके। तो हम देखेंगे क्या क्या तरीके हो सकते हैं, कितने तरीके से हम इन्हें कंट्रोल करते हैं। तो ये तो बहुत बेसिक सा टर्म हो गया जो आपका डिफाइन करता है कि किस तरीके से स्टेबिलिटी को प्राप्त करने के लिए हम लोग क्या क्या करते हैं। स्टेबिलिटी पहले डैमेज कैसे होता है, फिर उसको हम लोग प्राप्त करने के लिए क्या क्या विधियां हैं जिसको हम लोग बायसिंग बोलते हैं, तो उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, स्टेबिलिटी फैक्टर में हम लोग देखेंगे। देखिए स्टेबिलिटी फैक्टर जो आपका है इसको हम लोग ध्यान से समझेंगे। स्टेबिलिटी जो फैक्टर होता है बच्चों, इसमें क्या होता है, बहुत सिंपली इसको डिफाइन करना, बस आप साधारण शब्दों में पहले समझ लीजिए फिर मैं इसको समझा दूंगा। हमारा जब ट्रांजिस्टर में बीटा और बेस करंट, ठीक है, बीटा और बेस करंट को हम जब कांस्टेंट रखते हैं, आपको एक इक्वेशन मैंने आपको बताया, इस इक्वेशन को अगर मैं लिख दूं तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। बीटा आई बी प्लस बीटा प्लस 1 आई सी बी ओ, ठीक है ना। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इसमें जो होने वाला परिवर्तन है जब बीटा और आई बी कांस्टेंट हो, ठीक है ना, इसके सापेक्ष। भाई आपको एक चीज क्लियर है, ये इक्वेशन है, अगर यहाँ बीटा और आई बी दोनों कांस्टेंट है तो ऑब्वियस सी बात है आईसी में जो परिवर्तन होगा उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? स्टेबिलिटी फैक्टर। मतलब आप कहेंगे चेंज इन कलेक्टर करंट विथ रिस्पेक्ट टू ICBO when बीटा एंड IB is constant is known as a stability factor। बात क्लियर है? हाँ, तो यहाँ पे हमारा जो इसमें चेंज होता है, इसको डेफिनेशन अगर आपको लिखना है, चेंज इन कलेक्टर करंट विथ रिस्पेक्ट टू ICO, इसको कहीं कहीं लिखा होता है तो मतलब कलेक्टर का लीकेज करंट, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू ICO व्हेन बीटा एंड IB इज कांस्टेंट। ठीक है, मतलब हम इसको ऐसे S से दिखाते हैं, S इज इक्वल टू डेल्टा DIC अपॉन DICO, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा इसकी वैल्यू आइडियली कितना होना चाहिए बच्चों, S की वैल्यू आइडियली कितना होना चाहिए। अभी हम इसका एक एक्सप्रेशन भी निकालेंगे। S की वैल्यू आइडियली 1 होना चाहिए, जो पॉसिबल नहीं है, जो संभव ही नहीं है। आइडियली S की वैल्यू कितना होना चाहिए? एकदम बेटर स्टेबिलिटी के लिए अगर S की वैल्यू 1 है तो स्टेबिलिटी फैक्टर मान लीजिए आपका पूरा Q पॉइंट आपका क्या है? स्टेबल है। लेकिन ये एक्चुअली होता नहीं है इतना, इसकी वैल्यू आपका 50 तक हो सकता है। कभी भी याद रखिएगा S की वैल्यू जो है अगर आइडियली आपका 1 है, लेकिन अगर कभी 25 से अधिक हो जाता है, आइडियली मतलब जितना कम से कम मतलब 1 हो, लेकिन अगर कभी S की वैल्यू 25 से अधिक हो जाए, S की वैल्यू क्या हो जाए? 25 से अधिक हो जाए, तो फिर स्टेबिलिटी पूरी तरीके से क्या हो जाती है? डैमेज हो जाती है। मतलब अनसेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस आने लगता है प्रैक्टिकली अगर आप देखेंगे। जब स्टेबिलिटी फैक्टर 25 से ज़्यादा हुआ तो लिटरली होना कितना चाहिए? 1 होना चाहिए आइडियली। इतना भी होता नहीं है, ये आइडियली कभी इतना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो स्टेबिलिटी फैक्टर का अगर हम फॉर्मूला निकालें तो ये फार्मूला आप याद रखिएगा जो मैं यहाँ निकालने जा रहा हूँ। जो आपके पास ये इक्वेशन है इसको ICB के रिस्पेक्ट में आप क्या कर दीजिए? डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। तो आपको मिलेगा IC को डिफ्रेंशिएट करेंगे IC के रिस्पेक्ट में, इस इक्वेशन को पूरे को IC के रिस्पेक्ट में क्या कर दीजिए? डिफ्रेंशिएट कर दीजिए IC के रिस्पेक्ट में। तो हम क्या करेंगे? IC को जब IC के रिस्पेक्ट में ही डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपकी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? भाई कभी भी x का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करते हैं तो क्या होता है? 1। तो इसका हम IC के रिस्पेक्ट में जब करेंगे तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा? 1। यहाँ पे क्या मिलेगा? बीटा DIB अपान DIC प्लस बीटा प्लस 1 DICBO अपान DIC। बात क्लियर है ना? अब यहाँ पे एक चीज़ आप देख के मुझे बताइए, हमने अभी आपको क्या पढ़ाया था?
स्टेबिलिटी फैक्टर इज नथिंग बट, ठीक है, ICVO इसको लिख लीजिए, हम सिर्फ ICO लिख देते हैं, कंफ्यूज मत होइएगा इससे। ICO जो होता है कलेक्टर के बीच में जो आपका लीकेज करंट होता है वो ICVO के बराबर ही होता है, ठीक। ICEO होता है, सॉरी हम लोग लग रहा है बार बार BO लिखते चले आए क्या। कॉमन एमीटर मोड हम लोग पढ़ रहे हैं ना, कॉमन एमीटर मोड हम लोग ट्रांजिस्टर पढ़ रहे हैं, तो कॉमन एमीटर मोड में जो लीकेज करंट आता है वो किसके किसके बीच में होता है, आप देखिए कॉमन एमीटर मोड, ठीक है, हाँ ये ICVO ही होता है, जब हम लोग ये इक्वेशन शुरू में हमने निकाला था, बिल्कुल सही, ठीक है। तो आप देखिए अगर हमें यहाँ से ये आपको जो दिख रहा है, अगर हमें S की वैल्यू निकालनी है तो आप कैलकुलेट कर लेंगे। S की वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, S की वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, देखिए ध्यान से, हम इसको पक्षांतर करते हैं इसका, ठीक, तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस बीटा DIV अपान DIC इज इक्वल टू बीटा प्लस 1 DICO अपान DIC। चूंकि हमारा S जो होता है बच्चों ये इसका उल्टा होता है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ कलेक्टर करंट विथ रिस्पेक्ट टू लीकेज करंट, तो हमारा हो जाएगा DIC अपान DICO, ठीक है, इसको हमने उल्टा कर दिया और इसको हमने इधर भेज दिया, तो ये हो जाएगा बीटा प्लस 1 अपान 1 माइनस बीटा DIB अपान DIC। इसको हम S लिख सकते हैं, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, S बराबर, ये एक इक्वेशन ऐसा है, मैंने इसलिए ये लिखाया, थोड़ा सा आपको अजीब लग रहा होगा कि ये क्या इक्वेशन आ रहा है, अब यही आगे बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है, ये एक इम्पॉर्टेंट इक्वेशन है स्टेबिलिटी फैक्टर के लिए, ठीक है ना, ये एक इम्पॉर्टेंट इक्वेशन है। अब आगे इसका कैसे यूज होगा हम आपको बताएंगे। S इज इक्वल टू बीटा प्लस 1 माइनस बीटा DIB अपान DIC, ये स्टेबिलिटी फैक्टर का इक्वेशन। आइडियली S की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो ये ऑल अबाउट आपका क्या है, स्टेबिलिटी फैक्टर्स के बारे में है, स्टेबिलिटी फैक्टर के बारे में ये पूरी कहानी आपकी हो गई। अब मेथड ऑफ ट्रांजिस्टर बायसिंग अगर हम लोग देखेंगे कि अगर हमें Q पॉइंट को स्थिर रखना है, मतलब मेथड ऑफ ट्रांजिस्टर बायसिंग, तो ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में पूरा डिस्कस करेंगे और उसमें प्रयास ये करेंगे कि जो ट्रांजिस्टर बायसिंग है उसको पूरा हम लोग कंप्लीट कर लें। ट्रांजिस्टर बायसिंग 4 प्रकार की होती है, जो हम लोग मुख्यतः 4 प्रकार की बायसिंग करेंगे। कैसे कैसे हम लोग क्या क्या कंपोनेंट कहाँ कहाँ पे लगाएंगे तो कैसे इफेक्ट पड़ेगा, किस पे, स्टेबिलिटी फैक्टर कैसे परिवर्तित होगा, और आपका जो होगा बेस बायसिंग जो यूज़ करेंगे हम लोग, या जो एमीटर बायसिंग या पोटेंशियल डिवाइडर बायसिंग, जो बेस रेजिस्टेंस बायसिंग मेथड होता है, या जो हमारा पोटेंशियल डिवाइडर बायसिंग हमारा होता है, तो उसमें हमारा S की वैल्यू क्या आती है अलग अलग, वो भी हम लोग कैलकुलेट करना सीखेंगे। बस आपको इसमें स्टेबिलिटी फैक्टर में ये पूरा फाइनली यहाँ तक आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। ज़्यादा इसमें थोड़ा सा इक्वेशन के माध्यम से ही समझनी है चीज़ें, लेकिन मैं आपको इसको थ्योरी के माध्यम से भी प्रोवाइड करा दूंगा सारी चीज़ें, और थ्योरी आपको जो भी नोट्स है वो आपको ग्रुप में मिल जाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही रखते हैं।